राष्ट्रपति महत्वपूर्ण रैपिड तथ्य। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक रूप से जो प्रधान होता है, जो मालिक होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। पीएम होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जबकि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है या फिर चयन होता है। इन सब में से कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, यानी कि इलेक्टेड होता है राष्ट्रपति। और संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो भारत ने संविधान में जो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो सबसे पहला आर्टिकल है 52, आर्टिकल 52। इसमें क्या प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां लिखी है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो उसमें निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और अनुच्छेद 54 इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव करेगा, जो राष्ट्रपति को चुनेगा। राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? जिस प्रकार से हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम क्या होते हैं? निर्वाचक होते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल आते हैं। पूरे देश की जनता होती है वो निर्वाचक मंडल होती है। किनके लिए? विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? और इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 54 में। याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित मेंबर इसमें शामिल होते हैं। और दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर होते हैं, वो सब निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और तीसरा है दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा, क्योंकि भारत के दो ही यूनियन टेरिटरी यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर विधानसभा है दिल्ली और पुडुचेरी। ये दो ही ऐसे यूटी हैं जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। इनके निर्वाचित मेंबर भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। लेकिन ये कब शामिल किया गया? इसको किया गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, यानी कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं था प्रावधान, और इसे 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल उल्लेख अनुच्छेद 54 में कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर। जब भी प्रश्न पूछता है तो वो ऑप्शन में देता है राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत मेंबर या फिर संसद के सदनों के मनोनीत मेंबर। मनोनीत मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि संसद में जो सदस्यों का मनोनयन करता है वो खुद राष्ट्रपति करता है, इसलिए उसके मनोनयन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है कि किस विधि से, कौन सी मेथड से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और उस विधि का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत विधि से। और वो भी कैसी? गुप्त रूप से, यानी कि गुप्त रूप से रखी जाती है। किसी को पता नहीं होता किसने मत दिया। जितने भी निर्वाचक मंडल के जो मेंबर होते हैं वो गुप्त रूप से मतदान कर कर आते हैं, हर किसी को पता नहीं होता। तो ये इसलिए इसको गुप्त कहते हैं। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि सभी जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको अनुपात में प्रतिनिधित्व देना होता है। और एकल संक्रमणीय मत, यानी कि जो भी वोट देने जाएगा, सांसद होगा या जो भी एमएलए होगा, वो प्रत्येक जो उम्मीदवार को संक्रमित करेगा, इसलिए इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय। यानी कि प्रत्येक जो उम्मीदवार होगा वो संक्रमित होगा, प्रत्येक जो इलेक्टर होगा, जो मतदाता होगा, यानी कि लोकसभा या सांसद होगा या फिर एमएलए होगा। तो ये 55 में दी गई है विधि, निर्वाचन की विधि। विधि का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, और वो भी कैसी? गुप्त। इसके बाद अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः 5 वर्ष। 5 वर्ष कब से शुरू होता है? जब राष्ट्रपति की जो पहली बैठक होती है, संसद की जो पहली बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, यानी कि शपथ ग्रहण करने के बाद, तभी से राष्ट्रपति का कार्यकाल आरंभ हो जाता है और 5 वर्ष तक रहता है।
जाता है और 5 वर्ष से पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवा लिए जाते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है। जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बना तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो वो अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन भारत में कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है तो वो 2, 3, 4 बार कितनी बार भी बन सकता है, यानी अधिकतम सीमा नहीं है। अधिकतम सीमा के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, जबकि आप अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? 57 में आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अगला अनुच्छेद है 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो, और लोकसभा का मेंबर बनने की उसकी योग्यता हो। किसका? लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो, और कोई लाभ के पद पर ना हो। तो ये याद रखना योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, और कोई लाभ के पद पर ना हो। और इसके बाद है अनुच्छेद 59, जिसमें पद की शर्तें दी गई है। कौन कौन सी शर्तें हैं? जैसे पद के दौरान अन्य लाभ का पद उसको नहीं लेना होगा, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। और राष्ट्रपति को उसको निःशुल्क आवास का अधिकार होगा, यानी कि निःशुल्क आवास मिलेगा उसको, राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। और उसकी उपलब्धियाँ और भत्ते जो कि उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे, यानी कि जो भी राष्ट्रपति की उपलब्धियां होगी या वेतन भत्ते होंगे उसको उसकी पदावधि के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान उनको कम नहीं किया जाएगा। और ये जो इनके वेतन भत्ते होंगे ये संचित निधि कोष से दिए जाएंगे। तो ये राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं जो कि अनुच्छेद 59 में लिखी गई है। हम सब जो पढ़कर आए अनुच्छेद उनको एक बार दोहराएंगे हम, फिर उसके बाद याद करेंगे अच्छे से। और 60 में दी गई है शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ये क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 में शपथ लिखी गई है। और अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया? महाभियोग इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाभियोग। ये महाभियोग किसी भी सदन में, लोकसभा के किसी भी सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और ये महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, और संसद के मनोनीत मेंबर इसमें भाग लेते हैं। हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो संसद के कौन से मेंबर होते हैं शामिल? केवल निर्वाचित मेंबर। लेकिन यहाँ पर जो संसद के मनोनीत मेंबर शामिल होंगे, यानी कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदार नहीं थे मनोनीत मेंबर, वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भागीदार होते हैं, और उनका नाम है संसद के मनोनीत सदस्य। तो याद रखना, संसद के मनोनीत मेंबर महाभियोग में भाग लेते हैं। ये उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बात करता है राष्ट्रपति के। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71, जिसमें चुनाव संबंधी कोई भी मामला होता है, यानी कि इसमें लिखा है कि चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इनके संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है चुनाव के संबंध में, तो उसमें निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, भारत का उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा, और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 71 में। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी है? किसी भी सज़ा को ये क्षमा कर सकता है पूर्ण रूप से। किसी को फांसी हुई है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, परिहार कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसकी हेल्थ को देखते हुए, उसकी किसी भी स्थिति को देखते हुए, ऐसी अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए उसमें विराम कर सकता है, उसको आगे रोक सकता है, निलंबन कर सकता है उसका। तो ये 5 प्रकार उसमें है क्षमादान की शक्ति में: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन, इस प्रकार से। तो अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 77 यानी कि 70। इसमें संघ सरकार के सभी जो प्रशासनिक कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी जो विदेशों में कार्य होते हैं, विदेशों में समझौते होते हैं, संधियां होती है, वो प्रधानमंत्री कर आते हैं, लेकिन वो किसके नाम से होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो लिखा गया है अनुच्छेद 77 में 70 में। फिर इसके बाद आता है अध्यादेश की शक्ति। ये लिखा गया है 123 में अनुच्छेद, यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं होता तो उस समय क्या होता है? कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। ये एक कानून के समान ही इसकी शक्ति होती है। तो ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद से एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद थे? हमने देखा 52 के तहत क्या होगा? एक राष्ट्रपति का क्या होगा? एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में उसकी कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में। 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी होगी? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। फिर इसके बाद 56 आता है। 56 में के तहत क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। फिर 57 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति की क्या दी गई? 57 में पुनः निर्वाचन कितनी बार भी बन सकता है। 58 के तहत राष्ट्रपति की
योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई 58 में। 59 में दी गई है राष्ट्रपति के लिए क्या दी गई है, शर्तें, पदावधि की शर्तें। फिर इसके बाद 60 में क्या दी गई है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 61 के तहत क्या दिया गया है, महाभियोग। फिर इसके बाद क्या आता है, अनुच्छेद 61। फिर इसके बाद हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद 61 के बाद हमने पढ़ा 71। अनुच्छेद 71 के तहत कोई भी विवाद होगा उसका निर्णय कौन करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। और 77 से सभी कार्य का राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 123 के तहत क्या होगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये थे राष्ट्रपति के नाम के, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जिनको हमने याद किया है। आशा आपको इसी वीडियो में याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने 1 से 2 बार इनको दोहराया अच्छे से। आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये अनुच्छेद जो बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंध में। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, भारत में राष्ट्रपति होगा। 53 में उसकी कार्यपालिका शक्ति यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 के तहत निर्वाचक मंडल। 55 के तहत निर्वाचन की विधि। 56 के तहत कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 57 के तहत पुनर्निर्वाचन। 58 के तहत क्या दिया गया है उसको, योग्यताएं। 59 के तहत पदावधि की शर्तें। 60 के तहत शपथ। 61 के तहत क्या होता है, 61 के तहत क्या, महाभियोग। 71 के तहत क्या दिया गया है कि कोई भी निर्वाचन का विवाद वो सुप्रीम कोर्ट। और 72 के तहत क्या दी गई है, अनुच्छेद 72 में उसकी समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की। और 77 के तहत सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से। और 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति। तो ये थे क्या थे, अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं।